गरीब का जादुई टीवी का पेड़। एक बार की बात है, सोनपुर नामक गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। पूरे गांव में किसी के घर में टीवी नहीं था। इन दिनों सेठ ने एक बहुत महंगा टीवी खरीदा था। सेठ ने टीवी खरीदा, ये बात सुनकर सेठ के घर के आगे भीड़ जमा हो गई। वो सभी धनीराम का टीवी देखने आए थे, परंतु गांव वालों को देखकर धनीराम गुस्सा हो जाता है और सबको गुस्से में कहता है, अरे तुम गांव के लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आगे आने की। तभी भीड़ में खड़ी एक औरत बोलती है, सेठ जी, हम आपका टीवी देखने आए हैं। पूरे गांव में किसी के घर में टीवी नहीं है सिवाय आपके। हमने सुना है टीवी में तरह तरह के शो दिखाए जाते हैं और अच्छी अच्छी पिक्चर आती है। आप हम सबको भी थोड़ी देर टीवी देखने दीजिए ना। अरे ये टीवी मैं अपने पैसों से खरीद कर लाया हूँ, ना कि तुम्हारे पैसों से, इसलिए टीवी देखने का सिर्फ मेरा अधिकार है। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को मेरी टीवी देखनी है तो 1 घंटा टीवी देखने के बदले तुम लोग मुझे 100 रुपए दे दिया करना। धनीराम की ये बात सुनकर वही औरत दोबारा कहती है, आप वैसे भी बहुत बेईमानी करते हैं सेठ जी। आप हम गांव वालों की मेहनत की कमाई से ही टीवी लेकर आए हो और अब आप चाहते हो कि हम आपका टीवी देखने का 100 रुपया दे। रहने दो सेठ जी, जब टीवी नहीं था तब भी हम गांव वाले खुशी से रह रहे थे। तुम अपने टीवी अपने पास ही रखो। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब भी धनीराम के घर में टीवी चल रहा होता था तो खिड़की से कोई न कोई छुपकर टीवी देख ही लिया करता था। उसी गांव में शालू नाम की एक लड़की रहती थी। शालू 7 साल की थी। एक दिन वो कहीं जा रही थी, तभी उसकी नजर धनीराम के घर में चल रही टीवी पर पड़ी और वो बाहर खड़े होकर चुपके से सेठ के टीवी देखने लगी। लेकिन तभी थोड़ी देर में धनीराम घर से बाहर निकलता है और वो शालू को टीवी देखते हुए देख लेता है। वो गुस्से में आकर शालू से कहता है, अच्छा तो तू सुबह से यहाँ खड़ी होकर फ्री में टीवी देख रही है? नहीं सेठ जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मैंने आपका टीवी नहीं देखा, लेकिन हाँ, जब आपके घर से शोर की आवाज आई तो मुझे लगा आपके घर में कोई अनहोनी हो गई है। फिर जब मैंने खिड़की से झांका तो मैंने देखा आप तो टीवी देख रहे थे। एक तो फ्री में मेरा टीवी देखती है, ऊपर से झूठ बोलती है। चल मेरे पैसे निकाल। इतना कहकर धनीराम उस बच्चे को मारने लगता है और उससे पैसे मांगने लगता है। तभी उस बच्चे की माँ झुमरी वहाँ आ जाती है और सेठ को अपने बच्चे को मारता हुआ देख सेठ से कहती है, धनीराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? आखिर मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसे मार रहे हो? तुझे पता भी है क्या किया है तेरी बेटी ने? पूरा गांव जानता है कि मेरा टीवी जो भी देखेगा उसे 1 घंटे के 100 रुपए देने पड़ेंगे, और तेरी बेटी तो सुबह से यहाँ खड़े होकर टीवी देख रही है। उस हिसाब से तो मैं इसे सिर्फ 100 रुपए ही मांग रहा हूँ। अरे सेठ, हम गरीब लोगों की गरीबी का इस तरह फायदा मत उठाओ। हम गरीब लोगों की मेहनत से ही तुम इतने बड़े आदमी बने हो, और रही बात तुम्हारे 100 रुपए की, तो वो कुछ दिनों में ही मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना कहकर झुमरी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। अपनी बेटी को घर छोड़कर झुमरी खुद खेतों में काम करने चली जाती है और पूरे दिन काम करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के नीचे बैठकर झुमरी हमेशा से अपने सुख दुख सारे बोला करती थी। आज भी झुमरी उस पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ से कहती है, इतने दिन हो गए, अभी तक मेरी किस्मत नहीं चमकी। आज उस धनीराम ने मेरी बेटी को कितना मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीवी देख रही थी। काश कि टीवी भी किसी पेड़ की तरह होता और मुझे उसका बीज मिल जाता, ताकि मैं उसे टीवी उगा पाती। फिर मेरी बच्ची उस टीवी में जो भी उसका दिल करता वो देख पाती। लेकिन दुख की बात तो ये है कि टीवी खरीदने के लिए मेरे पास इतने सारे पैसे ही नहीं हैं। मैंने तो उस धनीराम से ये भी कह दिया है कि कुछ दिनों में मैं उसे 100 रुपए लौटा दूंगी, और 100 रुपए कमाकर किसी को देना हम गरीबों के लिए कितनी बड़ी बात होती है। ऐसा कहते हुए झुमरी अपनी गरीबी को कोसने लगती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन इतने सालों तक जो पेड़ एक निर्जीव की तरह खड़ा था, आज वो एक माँ के विलाप के आगे चुप नहीं रह पाता। वो झुमरी से बोलता है, झुमरी बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम हमेशा अपना सुख दुख मुझे बताती हो, परंतु मैंने कभी तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। मुझे डर लगता था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ तो तुम सभी गांव वालों को बता दोगी
और फिर लालची गांव वाले मुझसे आकर कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। लेकिन आज तुम्हारा दुख देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहा हूँ और साथ में तुम्हें एक जादुई टीवी भी दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने मेरी सच्चाई किसी को बताई तो वो जादुई टीवी खराब हो जाएगा और तुम अभी से भी ज्यादा गरीब हो जाओगी। क्या कहा पेड़ आपने? जादुई टीवी? मुझे तो साधारण टीवी चलाना नहीं आता, फिर मैं जादुई टीवी कैसे चलाऊंगी? बेटी, तुम बस उस टीवी के सामने जाकर उससे कह देना कि तुम उसे देखना चाहती हो। तुम्हारे इतना कहते ही वो टीवी चलने लगेगा और तुम्हें उसमें जो कुछ भी देखना हो तुम आसानी से देख सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़। रही बात आपकी सच्चाई की, तो वो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, सिवाय अपनी बेटी के, क्योंकि मैंने आज तक उससे कभी कुछ नहीं छुपाया। ठीक है बेटी, तुम ये बात अपनी बेटी के अलावा और किसी को मत बताना। इतना कहकर जादुई पेड़ एक जादुई टीवी प्रकट करता है और झुमरी वो टीवी लेकर घर आ जाती है। अपने घर में टीवी देखकर शालू बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, वाओ मम्मी, आप टीवी लेकर आई हो, आप सच में बहुत अच्छी हो। लेकिन टीवी तो बहुत महंगी होती है, फिर आप इसे कैसे ले आई? अपनी बेटी की बातों का जवाब देते हुए झुमरी कहती है, शालू बेटी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कसम खानी होगी कि तुम वो बात किसी को नहीं बताओगी। मैं आपकी कसम खाती हूँ माँ कि आप मुझे जो भी बताओगी वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद झुमरी अपनी बेटी को जादुई पेड़ द्वारा दिए गए जादुई टीवी के बारे में सारी बात बताती है। उसके बाद शालू जादुई टीवी के सामने खड़ी होकर कहती है, जादुई टीवी तुम चालू हो जाओ। शालू के इतना कहते ही जादुई टीवी चालू हो जाता है। तब शालू कहती है, पर मम्मी, मुझे तो कार्टून देखना है, लेकिन इसमें तो गाने चल रहे हैं। शालू के इतना कहते ही टीवी में कार्टून चल जाता है। शालू ये देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद झुमरी सभी गांव वालों को बताती है कि अब उसके घर में भी टीवी है, इसलिए जिस किसी का भी टीवी देखने का मन हो वो उसके घर आ जाए और आराम से देख ले। उसके बाद सभी गांव वाले टीवी देखने के लिए झुमरी के घर जाते हैं। जब धनीराम को झुमरी के घर टीवी होने का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, इस गरीब औरत के घर टीवी कैसे आ गया? इसके घर में जब से टीवी आ गया है, मेरे घर के टीवी का तो महत्व ही खत्म हो गया है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, मैं शांत नहीं बैठ सकता। अगर मैं शांत बैठ गया तो गांव के लोगों पर धोस कैसे जमा पाऊंगा? मैं आज रात को ही जाकर उसका टीवी फोड़ दूंगा। धनीराम अपने घटिया दिमाग में घटिया प्लान बनाने लगता है और रात होते ही एक बड़ा सा पत्थर लेकर झुमरी के घर के अंदर घुस जाता है। फिर वो जैसे ही टीवी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही टीवी चलने लगता है और टीवी में से आवाज आती है, धनीराम, तू मुझे तोड़ने आया है? रुक जा, अभी मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ता हूँ। इसके बाद टीवी में से पत्थर निकलने लगते हैं, जिससे धनीराम की अच्छे से सुताई हो जाती है। शोर की आवाज सुनकर झुमरी की आँख खुल जाती है। वो अपने घर में धनीराम को देखकर कहती है, धनीराम, तुम यहाँ क्या करने आए थे? तुम मेरे टीवी को नुकसान पहुँचाने आए थे ना? मुझे बचा लो बहन, मुझे प्लीज माफ कर दो। उसके बाद झुमरी गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती है। फिर सभी लोगों के सामने जादुई टीवी बोल पड़ता है, झुमरी, ये मुझे तोड़ने आया था, इसलिए मैंने इसकी इतनी पिटाई की। अरे अरे, तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ, और मैं तुम सभी गांव वालों की इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। लेकिन लालची और मक्कार इंसानों की मैं सिर्फ हड्डियाँ ही तोड़ता हूँ। आज तो मैंने इस धनीराम को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अगर ये अगली बार से मुझे तोड़ने या तुम लोगों को परेशान करने आया तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत हैरान होते हैं। तो वहीं कुछ लोग मिलकर धनीराम को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब सेठ को उसकी गलती का एहसास हो गया था, उसे उसके किए की सजा भी मिल गई थी। हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस आने के बाद वो झुमरी के घर आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो झुमरी बहन, मैंने तुम्हारी बेटी पर हाथ उठाया था।
जब मुझे पता चला तुम्हारे घर भी टीवी है तो मुझे जलन होने लगी थी, इसीलिए मैं उसे तोड़ने चला गया था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूँ बहन, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं धनीराम, अब आपने मुझे बहन कहा है तो बहन होने के नाते मैं आपको माफ कर देती हूँ। उसके बाद धनीराम वहाँ से चला जाता है और अब झुमरी और पूरा गांव जादुई टीवी की मदद से खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। एक गांव में जूही और वंदना नाम की दो बहनें रहती थी। जूही बड़ी और वंदना छोटी बहन थी। वंदना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जूही अपनी छोटी बहन जितनी सुंदर नहीं थी। ऐसे में उनके माँ बाप को हमेशा बड़ी बेटी जूही की शादी की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि हर बार जूही का रिश्ता पक्का करने लड़के वाले जूही को देखने आते थे, लेकिन सुंदर ना होने की वजह से जूही से रिश्ता नहीं जोड़ते थे। एक दिन जूही की मौसी की देवरानी की ननद का बेटा अर्नब और उसके घर वाले जूही को देखने आते हैं। दोनों परिवार बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी अर्नब के पिता रघुवीर कहते हैं, भाई साहब, हमारे होने वाले बहू को तो बुलाइए। जूही के पिता माधव अपनी पत्नी सरिता से कहते हैं, सरिता, देखो जरा, अगर जूही तैयार हो गई हो तो उसे यहाँ लेकर आओ। सरिता जूही के कमरे में जाकर देखती है वंदना जूही का मेकअप कर रही थी। सरिता उनसे जाकर कहती है, लाली पाउडर अच्छे से लगा देना, पता नहीं कौन से नक्षत्र में पैदा हुई थी, एक भी रिश्ता नहीं लगता। वंदना, और अच्छे से पाउडर लगा दो। ये महारानी शादी करके विदा हो तो हम तुम्हारी भी विदाई करें। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है, लेकिन जूही का चेहरा उतर जाता है। दीदी, तो माँ की बातों को कब से दिल पर लेने लगी? माँ पापा को मैंने बहुत परेशान कर दिया, इसलिए अब उनका व्यवहार मेरे प्रति बदल चुका है। मेरे काले रंग और खराब चेहरे की वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ये सब मत सोचो दीदी, अभी आपका रिश्ता होने वाला है, आप चलिए मेरे साथ। उसके बाद वंदना अपनी बड़ी बहन जूही को लेकर लड़के वालों के सामने जाती है। अर्नब की माँ रितु जूही से पूछती है, लड़की का रंग तो सांवला है, छोटी बहन ज्यादा सुंदर है, पर कोई बात नहीं, हमें कौन सा हमारे अर्नब के लिए कोई परी चाहिए, बस तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना? जूही सर झुकाए जवाब दे रही थी। जी। सरिता कहती है, मेरी बेटी में सारे गुण हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पढ़ाई लिखाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, एक अच्छी गृहिणी बनने के सारे गुण हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब बस रिश्ता पक्का समझिए। अर्नब एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, इसलिए वो भी अपने माता पिता की पसंद को अपनी पसंद ही मानता था। रघुवीर उससे पूछता है, क्यों बेटा अर्नब, तुम्हें लड़की तो पसंद है? जी पिताजी, आप मेरे लिए जिसे पसंद करेंगे वो अच्छी ही होगी। जूही के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हट रही थी। लड़के वाले अपने घर वापस चले जाते हैं। शादी की तारीख 1 महीने बाद की थी। जूही की शादी तय होने से अब उसके माता पिता का व्यवहार जूही के प्रति पहले की तरह अच्छा हो चुका था। जूही बहुत खुश थी, लेकिन जूही के ससुराल वाले कभी जूही के लिए क्रीम भिजवाते थे, तो कभी लिपस्टिक, तो कभी किसी प्रकार का फेस वॉश। वो सब देखकर एक बार जूही बोल पड़ी, माँ, अगर रिश्ता पक्का हो चुका है और उन्होंने मुझे सामने से देख लिया है, तो बार बार ये क्रीम फेस वॉश भिजवाने की क्या जरूरत है? ये कहती हुई जूही अपने ससुराल वालों के पास फोन करती है। जूही इससे पहले अपने ससुराल वालों से बात करती, जूही की माँ ने जूही के हाथ से फोन ले लिया। हेलो बहन जी, कैसी हैं आप? जी बहन जी, कहिए कैसे याद किया? वो आपने इतने महंगे प्रोडक्ट भेजे हैं, इसकी क्या जरूरत थी बहन जी? जरूरत तो है, अभी शादी में 1 महीना है, हमारी बहू को आप ये सब रगड़ रगड़ कर लगाना, क्या पता 1 महीने में उसके चेहरे पर कोई असर आ जाए। अच्छा बहन जी, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम है। फोन कटने के बाद जूही अपनी माँ से कहती है, आपने मुझे बात करने क्यों नहीं दी? शर्म हया है या नहीं? कोई अपने ससुराल से भला सवाल जवाब करता है क्या? अगर वही बात तो मुझसे कहती तो ठीक था,
तेरे और मेरे बोलने में फर्क है। ये सुनकर जूही के पिता कहते हैं, हाँ बेटी, एक तो बड़ी मुश्किल से तेरा रिश्ता पक्का हुआ है, और अगर तू अभी से ही बगावत करेगी तो कहीं ये रिश्ता भी टूट ना जाए। ये बोलकर जूही के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, पर जूही उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। अपनी बहन को उदास बैठे देख वंदना उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी, आज तुम फिर से उदास हो, क्या बात है? मैं सुंदर नहीं हूँ, और अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो मुझसे रिश्ता ही क्यों जोड़ा? ऐसे रोज रोज अलग अलग प्रोडक्ट भेजकर वो मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? अगर मैं सुंदर होती तो उन सबको मुंह पर करारा जवाब मिल जाता। ये सब कहते कहते जूही रोने लगती है। वंदना अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, वो अपनी बहन को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। तभी वंदना को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। दीदी, क्या तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे, उन दिनों कॉलेज में रोल प्ले हुआ करता था और कहा जाता था कि कॉलेज के पीछे वाले जंगल में सीढ़ियां हैं जो सीधे बादलों में जाती है और ऊपर बादलों में सबकी इच्छाओं को पूरा किया जाता है। वो सिर्फ एक रोल प्ले था छोटी, हकीकत नहीं। हकीकत है ये फसाना, ये तो नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ अफवाहें अच्छी होती है और कुछ बुरी। बुरी अफवाहों की वजह से आज तक कोई उस जंगल में गया ही नहीं, इसलिए कोई बादलों तक पहुंचा ही नहीं। चलो हम चलते हैं। पागल हो गई हो क्या? अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? रिस्क में ही तो मजा है, अब चलो भी। जूही और वंदना अपने कॉलेज के पीछे वाले जंगल में जाकर सीढ़ियां ढूंढने लगते हैं। पिछले 1 घंटे से हम ऐसे ही जंगल में घूमे जा रहे हैं, पर अभी तक कोई सीढ़ियां नजर नहीं आई हैं। छोटी, मेरी बात मान, तो हमें घर चलना चाहिए। लेकिन वंदना अपनी बहन की बात को अनसुना कर सीढ़ियों की तलाश कर रही थी, और तभी जूही को वो सीढ़ियां नजर आ जाती है। देख छोटी, क्या वही सीढ़ियां हैं जिनकी तलाश हम इतनी देर से कर रहे हैं? हाँ दीदी, चलो चलो जल्दी चलो। दोनों बहनें फौरन बिना देरी के उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। बहुत देर तक चढ़ते चढ़ते वो दोनों बहुत थक जाती है। उन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उन्हें सुबह से शाम हो जाती है। छोटी, ये सीढ़ियाँ कहाँ खत्म होगी? मैं बहुत थक चुकी हूँ। बस दीदी, हम अपनी मंजिल तक पहुँचने ही वाले हैं। कुछ देर बाद वंदना को ये महसूस होता है कि वो दोनों बादलों के बीच आ चुके हैं, लेकिन वो सीढ़ियाँ अब तक खत्म नहीं हुई थी और उन्हें बादलों के ऊपर एक तोता नजर आता है। वो तोता उन दोनों को देखकर कहता है, क्या तुम दोनों को किसी चीज की जरूरत है? देख छोटी, बोलने वाला तोता। वंदना उस तोते के सवाल का जवाब देती है, जी तोता महाराज, पर आपको कैसे पता कि हमें किसी चीज की जरूरत है? क्योंकि बिना जरूरत के इतनी लंबी सीढ़ियाँ कोई नहीं चढ़ता। उसके बाद जूही अपनी सारी परेशानी तोता को बताती है। उसके बाद वो तोता कहता है, तुम चिंता मत करो, जहाँ ये सीढ़ियाँ खत्म होती है वहाँ पर एक पेड़ है, वहाँ जाकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उसके बाद दोनों बहनें सीढ़ियाँ खत्म होने तक चढ़ती रहती है। सीढ़ियों के अंत में उन्हें एक पेड़ नजर आता है। उस पेड़ पर लिपस्टिक लगी होती है। अंधेरा होने वाला था। ये सोचकर जूही जल्दी से जाकर पेड़ से एक लिपस्टिक तोड़कर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और रात होने तक दोनों बहनें घर पहुंच जाती है। घर पर आकर आराम मिला। हाँ बहन, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, और ये लिपस्टिक, मैं लिपस्टिक लगाकर देखती हूँ इसे क्या जादू होता है। उसके बाद जूही उस जादुई लिपस्टिक को लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही जूही का रंग बिल्कुल गोरा हो जाता है और वो पहले से बहुत सुंदर दिखने लगती है। वाओ दीदी, मुझे तो अपने आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि आप ही हो। आप किसी परी से कम नहीं दिख रही, मेरी प्यारी दीदी। अगली सुबह जूही के माता पिता जूही को देखकर बहुत हैरान थे। सबको यही लग रहा था कि जूही की खूबसूरती जूही के ससुराल वालों द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स के कारण है। कुछ दिनों बाद जूही और अर्नब की शादी का दिन भी आ गया। अर्नब मंडप में बैठकर जूही का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में जूही भी दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आती है। अर्नब तो जूही को देखता रह जाता है। अर्नब और जूही की शादी हो जाती है।
शादी के बाद मुंह दिखाई पर सभी आस पड़ोस के लोग जूही की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह रितु, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। ये सब तो हमारे महंगे प्रोडक्ट्स के कारण है। और हमारी बहू पहले भी किसी चांद के टुकड़े से कम थी क्या? उस समय तो जूही अपनी सास को कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी सास जूही से कहती है, बहू, मैं सोच रही हूँ कि जो क्रीम मैंने तुझे लगाने को दी थी वो सभी प्रोडक्ट मैं भी अपने चेहरे पर कुछ समय के लिए इस्तेमाल करूँ। आजकल झुर्रियाँ आने लगी है ना, वो क्या है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है खूबसूरती ढल रही है। जी माँ जी, आप खुशी से इस्तेमाल कीजिए। जूही की सास लगातार 1 से 1.5 महीने तक अपने चेहरे पर बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है और 1 महीने बाद जूही की सास के मुंह पर मोटे मोटे पिंपल आ गए। वो रोते हुए अपनी बहू के कमरे में जाकर उसे कहती है, बहू देखना मेरे चेहरे पर क्या हो गया। आखिर तुमने भी तो यही सारे प्रोडक्ट अपने मुंह पर लगाए थे, तभी तो तू इतनी गोरी और सुंदर हो सकी है। उसके बाद जूही अपनी सास से कहती है, ये आपकी गलत फहमी है माँ जी कि ये सारे प्रोडक्ट मैंने अपने चेहरे पर लगाए होंगे। आखिर जो नेचुरल है उससे क्या बदलना। केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर खूबसूरती आज है पर कल नहीं। उसके बाद उसकी सास की अकल ठिकाने आती है। तू सही कहती है बहू, तू पहले भी बहुत सुंदर थी और अब भी बहुत सुंदर है। अब जूही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।